हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डी तथा ए ब्लॉक तत्व चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम संक्रमण तत्व पढ़ेंगे। यानी डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं, तो हमें डी ब्लॉक पढ़ना है। तो यहाँ पे हम संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण को देखेंगे। तो सामान्य लक्षण के अंतर्गत आते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं NS1 to 2 और N-1 डी पे 1 to 10, मतलब कि S उपकोश में यहाँ पे एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि यहाँ पे हम देखेंगे कि डी जो उपकोश है, डी उपकोश हम देख रहे हैं कि कौन से कोश का है। तो सबसे जो अंतिम कोश है, उस अंतिम कोश से पहले वाले कोश का डी उपकोश है, उसमें हम देख रहे हैं 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। और सेकंड हम देख रहे हैं परमाणविक त्रिज्या में परिवर्तन हमें पढ़ना होगा। इस समान लक्षण के अंतर्गत उनके धात्विक गुण में परिवर्तन को पढ़ना होगा, गलनांक व क्वथनांक में परिवर्तन को पढ़ना होगा, उनके आयनन ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है और ऑक्सीकरण अवस्था में किस प्रकार हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रंगीन आयन जो कि डी संक्रमण के कारण होता है, और चुंबकीय गुण, इन गुणों को हमें पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ तक के जो गुण हैं, इन गुणों को हम और भी समूहों में पढ़ते आए हैं, लेकिन दो नए गुण यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, वो है रंगीन आयन और चुंबकीय गुण। तो इन गुणों को ही आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रंगीन आयन। तो हम देखते हैं कि जो भी संक्रमण तत्व होते हैं, वो विलयन में हो या फिर ठोस अवस्था में हो, इनके जो तत्वों के आयन होते हैं वो हमेशा रंगीन होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अगर एस या पी ब्लॉक के तत्व हैं, तो इन ब्लॉक के तत्वों के रंग जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। मतलब कि ये तत्व रंगहीन होते हैं, जबकि संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक का जो तत्व होते हैं वो रंगीन होते हैं। तो इनका रंगीन होने का कारण है कि यहाँ पे डी संक्रमण होता है। तो हम देखेंगे कि डी संक्रमण क्या है और ये क्यों केवल डी ब्लॉक के तत्वों में ही होता है, एस और पी ब्लॉक के तत्वों में क्यों नहीं होता है। मान लीजिए हमने एक संक्रमण तत्व लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक संक्रमण तत्व देख सकते हैं जिसमें डी के 5 ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पे डी के 5 ऑर्बिटलों का जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मान लेते हैं हम कि इस लेवल की है। तो ये डी ऑर्बिटल हुए विलगित संक्रमण धातु आयन के। विलगित का अर्थ है कि मतलब ये जो धातु आयन है, ये अभी किसी भी अन्य तत्व या आयन से संयोग नहीं किया हुआ है। अब मान लेते हैं कि ये जो धातु आयन है, ये किसी अन्य आयन या फिर कि अन्य अणु के संपर्क में आ रहा है। तो जो इसकी ऊर्जा होगी, अब इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। मान लेते हैं इसकी ऊर्जा यहाँ से बढ़ के अब इस लेवल तक की आ चुकी है। तो यहाँ पे अब हमने डी के 5 ऑर्बिटल मान लिए हैं कि अब इस लेवल पे, इस ऊर्जा के लेवल पे हो जाएंगे जब ये किसी अन्य आयन या अणु से संयोग करेंगे। तो इस प्रकार ये डी ऑर्बिटल हो जाएंगे अपभ्रष्ट डी ऑर्बिटल, जो कि संयोग करने वाले ऋणायन या अणु के प्रभाव से यहाँ पे इस ऊर्जा के लेवल के हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऋणायन से या फिर कोई अणु से ही संयोग करेंगे। चूँकि धातु जो है ये हमेशा धनायन बनाएंगे, तो धनायन हमेशा क्या होता है, ऋणायन से ही संयोग करेगा, या फिर किसी उदासीन अणु से भी संयोग कर सकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो डी ऑर्बिटल हैं, ये ऋणायन और अणु के प्रभाव से अब दो समूहों में बढ़ जाएंगे। एक समूह जिसकी ऊर्जा कम होगी और एक समूह जिसकी ऊर्जा अधिक होगी। कम ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल हैं वो होंगे DXY, DYZ और DZX, और जो अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल होंगे वो होते हैं DX2-Y2 और DZ2। तो हम देख रहे हैं कि ये कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, इनको हम T2G समूह कहेंगे, और यहाँ पे एक अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों का समूह मिला है जिसको हम EG समूह कहेंगे। अब हम देख सकते हैं कि इन दो समूहों T2G और EG समूह का जो अंतर होगा, इनकी ऊर्जा का जो अंतर होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि इतनी ऊर्जा जो अंतर होगा इनका, ये अंतर निर्भर करता है कि जो ऋणायन और या फिर जो अणु इनसे संयोग कर रहे हैं उन पर निर्भर करता है। तो अलग अलग तरह के ऋणायन और अणु संयोग करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो अंतर है, ये अंतर अलग अलग आएगा, कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे इन जो समूहों का विभाजन है, यह इसको हम कह सकते हैं विपाटन है, उसे हम कहते हैं विपाटित डी ऑर्बिटल। तो हमें यहाँ पे दो जगह पर विपाटित डी ऑर्बिटल प्राप्त हो गई हैं, और जो ये विपाटन है, इस क्रिया को हम कहते हैं, या विभाजन की क्रिया को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड प्रभाव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दो समूहों की जो ऊर्जा का अंतर होता है वो किसी दृश्य किरण के संगत होता है। तो यदि हम मान लें कि इसमें
एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो अगर ये इसको ऊर्जा मिलेगी तो ये कोई अगर दृश्य किरण के संगत ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तो हम देख रहे हैं कि ये अंतर जो है ये दृश्य किरण के संगत है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इतनी ऊर्जा को अवशोषित किया तो यहाँ से इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये ऊपर की ओर इसका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल से ही डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसे ही हम कहते हैं डी डी संक्रमण। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन पे एक दृश्य विकिरण गिर रही है तो इस दृश्य विकिरण का कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा और कुछ भाग जो होगा वो उत्सर्जित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भाग अवशोषित हो रहा है ये कोई रंग विशेष के संगत होगा। तो यदि ये रंग अवशोषित हो गया है तो इसका जो पूरक रंग होगा वो रंग यहाँ पे उत्सर्जित होगा। तो हम देखते हैं कि यदि कोई संक्रमण धातु या आयन पे जब ये एक दृश्य किरण गिरती है तो हम देखते हैं कि कुछ भाग अवशोषित हो जाता है जिससे डी ट्रांजैक्शन होता है या डी संक्रमण होता है, और शेष जो भाग उत्सर्जित होता है तो उत्सर्जित होने के वजह से हमें इसके संगत एक रंग दिखाई पड़ता है जो इस रंग का पूरक रंग होता है। तो इस उत्सर्जित रंग विकिरण के कारण ही यहाँ पे हमें जो भी धातु का आयन होगा वो रंगीन दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे कॉपर का आयन है Cu पे 2+, तो अगर इस आयन पे इस तरीके की दृश्य किरण की एक विकिरण गिरती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अवशोषित विकिरण होगी ये लाल रंग के संगत होती है, मतलब कि लाल रंग जो है इस आयन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए। और हम देख सकते हैं कि लाल रंग का जो पूरक रंग है लगभग हरा नीला रंग जो है वो यहाँ पे हमें उत्सर्जित विकिरण के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो उत्सर्जित विकिरण है इसी विकिरण के कारण हमें जो कॉपर का आयन है Cu पे 2+ आयन ये हमें हरे नीले रंग का दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से यानी डी संक्रमण से यहाँ पे कुछ रंग की विकिरण जो है अवशोषित होती है, उसके पूरक रंग की जो विकिरण है वो यहाँ पे उत्सर्जित हो जाती है, और वही उत्सर्जित विकिरण के कारण हमें धातु जो होता है या संक्रमण धातु का जो आयन होता है वो हमें रंगीन दिखाई पड़ता है। अगला गुण हम देखते हैं चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण के आधार पर हम पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ और सेकंड है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो हम देखते हैं कि यदि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम पदार्थ को रख रहे हैं तो यदि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो जो पदार्थ होगा वो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे पदार्थ जो है वो प्रतिकर्षित हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये पदार्थ जो होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो अयुग्मित है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जो होगा ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा और अनुचुंबकीय गुण रखेगा। लेकिन अगर हम कहें कि उसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, कोई भी यहाँ पे हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है ऑर्बिटल में, तो हम कहेंगे कि ये पदार्थ जो होगा ये प्रतिकर्षित होगा चुंबकीय क्षेत्र में और प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक और तरीके के पदार्थ हैं जिन्हें हम कहते हैं लौ चुंबकीय पदार्थ। ये अनुचुंबकीय पदार्थ के ही एक प्रकार हैं। अगर हम देखते हैं कि जो पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यहाँ पे अगर बहुत अधिक हो गई तो बहुत अधिक हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये पदार्थ जो होगा वो लौह चुंबकीय पदार्थ होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों पदार्थ में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय गुण रखते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी व्याख्या देखते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु में अपने कक्ष में भी घूमते रहते हैं और साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते रहते हैं, जैसे कि पृथ्वी घूमती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक आवेश है, एक ऋणावेश है और इस आवेश में गति है। तो यदि कोई आवेश जो गतिमान होता है वो आवेश एक धारावाही चालक की तरह कार्य करता है। धारावाही चालक का अर्थ है कि ऐसा चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। तो अगर ये धारावाही चालक है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और साथ ही साथ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, क्योंकि कोई भी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है
जिसको हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का, ये जो इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र से यहाँ पे कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यदि हमारा जो पदार्थ है, ये पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अयुग्मित होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस परमाणु में एक, मतलब जो भी हम पदार्थ ले रहे हैं उसमें जो ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, उसमें एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का अपना चुंबकीय आघूर्ण होगा, और अगर हम सबके चुंबकीय आघूर्ण को जोड़ दें तो हमें पूरा इस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण पता चल जाएगा और वो इसको चुंबकीय गुण देगा। इस तरीके से ये जो पदार्थ होगा ये अनुचुंबकीय स्वभाव रखेगा। वहीं हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अगर वामावर्त गति मतलब घूर्णन कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दक्षिणावर्त गति करेगा। तो हम देख सकते हैं कि इसका कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा। मान लेते हैं कि इसे अगर हम म्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा म्यू। वहीं अगर इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से तो इसका भी चुंबकीय आघूर्ण तो सेम होगा, म्यू ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घूर्णन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाने की वजह से इसका मान जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक का अगर प्लस में होगा तो दूसरे का माइनस में होगा, और अगर हम पूरे का जो चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे वो निकालने पे आ जाएगा 0। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर ऐसे पदार्थ ले रहे हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो उनका टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 0 होगा। जबकि अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वहाँ पे हमें कुछ फिक्स चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होगा। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण होने की वजह से ये चुंबकीय गुण रखेगा, जबकि यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन में यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो यहाँ पे ये चुंबकीय गुण नहीं रखेगा।